यस स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ था आपको होमवर्क के लिए। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया है, ओजोन को लेके क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है, वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों ये था कि 2 मोल्स ओजोन के थे, ठीक है, और यहाँ से कन्वर्जन हुआ था 3 मोल ऑफ O2 के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर इसका मैकेनिज्म भी दे रखा था। क्वेश्चन में इसका जो मैकेनिज्म दे रखा था वो था कि O3 ये कन्वर्ट होता है बेटा O2 प्लस ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। ये रिएक्शन, ये स्टेप आपको दे रखी थी, फास्ट स्टेप, ठीक। इसका सेकंड स्टेप में दे रखा था आपको O3 प्लस ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ ये रिलीज हुआ था, ठीक है, और यहाँ से फॉर्म हुआ था 2 मोल ऑफ O2। ये थी आपकी स्लो स्टेप ना। ये कुछ आपको दे रखा था फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ से रेट लॉ आपसे पूछा गया है, ठीक है, रेट लॉ। तो हम लोग हमेशा फोकस करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा इसका वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग रेट लॉ के लिए बच्चों कहाँ फोकस करते हैं, स्लो स्टेप के अंदर, ठीक है, स्लो स्टेप। इसको लेके हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। जो स्लोएस्ट स्टेप होगी डेफिनेटली स्लोएस्ट स्टेप ऑलवेज एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप। तो यहीं से हम आंसर निकाला है। तो बेटा रेट लॉ बनाते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या क्या दिख रहा है, तो ओजोन दिख रहा है और आपको नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा है, यही दोनों दिख रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने हमेशा बोला है रिएक्शन प्रोसीड हो रही है बच्चों, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना वो फर्स्ट स्टेप के अंदर भी है और सेकेंड स्टेप के अंदर भी है। तो यही क्या है आपका इंटरमीडिएट है। क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट को बाहर निकालना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, केसी, ठीक है। केसी को हम फॉलो करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो चलो केसी की तरफ मूव करते हैं, तो देखते हैं केसी कैसे निकाला जाएगा। तो केसी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा। अब केसी को बच्चों हम किससे निकालना पड़ेगा, तो केसी हम यहीं से फॉलो करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो केसी के लिए क्या होगा, O2, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा इनटू नेसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई नीचे आपका ओजोन होगा, यही केसी होगा। भाई केसी का मतलब क्या है, इट इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है, तो बच्चों फर्स्ट स्टेप के अंदर मिल रहा है ना। तो यहाँ से आपका क्या डिफाइन होगा, केसी। तो केसी लिखते हैं तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट आपका नीचे होता है। तो अपन ने वही लिखा है O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर डिवाइड बाई ये O3, इजी स्टेप है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको इसको मुझे फिनिश करना है नेसेंट ऑक्सीजन को, इंटरमीडिएट को। तो ये हो जाएगा, मैं जरा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है छोटी सी है, केसी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओजोन डिवाइड बाई नीचे आपका O2, करेक्ट है। तो यहाँ से इस टर्म को उठाएंगे और नेसेंट ऑक्सीजन को हम यहाँ पे लाके पुट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर बनेगा। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के एंड ओजोन, उसके बाद इसकी जगह आएगा आपका के सी, ठीक है, ये के सी आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे नेसेंट, एक सेकेंड, ओजोन होगा ऊपर क्योंकि यहाँ ओजोन दिख रहा है और नीचे आपका O2 है। तो एज इट इज हम लोग फॉलो करेंगे, यहाँ पे आ गया है। अच्छा, के इंटू के सी, ये के दे रखा है, ये के सी, दोनों को मैं मिला के यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैं के डैश मान लेता हूँ, ठीक है। एक ओजोन ये है, एक ओजोन ये है, तो मतलब ओजोन की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। और नीचे ऑक्सीजन है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो O2 की पावर हो जाएगी -5। समझ में आ गया, ये बन गया आपका यहाँ से रेट। इट इज क्लियर, इजी था, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेटर वे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से हम ज्यादा समझते हैं चीजों को, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट। मैंने लिया है A2 प्लस B2 देन फॉर्मेशन ऑफ 2AB। इसका मैकेनिज्म बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है, मैकेनिज्म दे रखा है आपसे A2 रिवर्सिबिलिटी हो रहा है 2A में कन्वर्जन, ये आपकी स्टेप है फास्ट, ठीक है। कॉपी पेन साथ में रखो, इजी से बनेगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों कन्वर्ट हो रहा है AB प्लस B, ये आपकी है स्लो स्टेप। और लास्ट और इसमें और दे रखा है A प्लस B देन फॉर्मेशन ऑफ AB, ठीक है। और ये भी आपको दे रखी है फास्ट स्टेप। तो अब इसका रेट लॉ बताना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो यहाँ से इनका रेट लॉ क्या होगा, ठीक, यस। क्या रेट लॉ होगा,
तो देखो बच्चों, हम हमेशा फोकस करेंगे आरडीएस पे। सबसे पहली कहानी हमारी आरडीएस से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो स्लो स्टेप ऑलवेज आरडीएस, तो हम आरडीएस की तरफ जाएंगे, और आरडीएस ऑलवेज एलिमेंट्री स्टेप ना, यहीं से उसको उठाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रेट। हम आर बिल्कुल, हाँ, आर इज इक्वल टू हो जाएगा कि, आप लोग जरा चेक कर लेना, ए इंटू आपका बी टू, भाई रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट को तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो इंटरमीडिएट रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम क्या करें, बताओ जरा। इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट। अगर आप सारे के सारे रिएक्शन को कैंसिल करोगे, तो भाई मेन रिएक्शन तो हमारी ये है ना बच्चों, मेन रिएक्शन तो हमारी ये है। इसमें इसमें आपको B2 दिख रहा है, हाँ सर B2 ये है, बट A2 तो नहीं दिख रहा है ना। तो A हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो A हमारा हो गया बच्चों यहाँ से इंटरमीडिएट। इसको मुझे निकालना है तो केसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया कौन इंटरमीडिएट है। अब केसी कैसे निकाला जाए देखते हैं। तो केसी इज इक्वल टू, हम किस इक्वेशन को फॉलो करें बच्चों, जल्दी बताओ। केसी के लिए किसको फॉलो करें, भाई इक्विलिब्रियम ना, यस इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। तो वहां पे प्रोडक्ट क्या है, ए उसकी पावर 2 डिवाइड बाई नीचे E2 हो गया। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ए, तो ए स्क्वायर निकालते हैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, केसी इंटू E2 हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ से अगर ए हम लिखते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई केसी की पावर अपन 1/2 लिख सकते हैं, इजी है। और E2 की पावर भी हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ से निकालो और इस तरफ पुट करो। तो रेट हमारा क्या होगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा के, ठीक है। और यहाँ से केसी डैश उसकी पावर 2 आएगी, तो केसी उसकी पावर 1/2 लिखनी पड़ेगी। और फिर ए की जगह आएगा ए की पावर 1/2, करेक्ट है। और यहाँ से आपका होगा सिर्फ B2। अब क्या किया जाए, के और के की पावर, केसी की पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं केसी डैश, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या करें, केसी डैश लिख लेते हैं, केसी डैश। कोई डाउट इसमें, या फिर के लिख लो सीधा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, के लिख लो, आप के डैश लिख लो। और यहाँ पे ए की पावर A2, बेटा ये जो A2 है ना, ये A2 यहाँ पे है, A2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और B2 की पावर कितनी होगी 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या सभी क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्योंकि अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यस बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं इफेक्ट। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, और भी इससे बेटर। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये हेडिंग प्लीज ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, और क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते भी यहाँ से, ध्यान दो। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उस पर कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों हम किसको फॉलो करें, रेट लॉ को। इजी है बिल्कुल, रेट लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। तो बेटा हम सपोज मान लेते हैं कि आर इज इक्वल टू, है ना, K1 कोई रिएक्टेंट है, उसको लिया मैंने ए की पावर सपोज N1। ये कोई हमारी इक्वेशन आई है, एक जनरल इक्वेशन है, मैंने कोई सी ले ली है। अब इस क्वेश्चन में कभी भी अगर आता है कि कोई भी चीज कितने टाइम्स इंक्रीज कर रही है, कितने टाइम्स डिक्रीज कर रही है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपने सुना होगा, क्वेश्चन देखे भी होंगे कि कॉन्सेंट्रेशन इतने टाइम्स इंक्रीज किया है, वॉल्यूम इतने टाइम इंक्रीज किया है, देन उसके बाद बहुत सारे और भी टर्म्स इसमें इंक्लूड कर सकता है। तो वहाँ पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे डबल किया है, ट्रिपल्ड किया है, 10 टाइम्स किया है, हाफ किया है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ नहीं करो, गिवन इक्वेशन को सीधा फॉलो करो, बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या करो कि R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू E2, यहां से हम करेंगे E1 डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा E2। इसको आपको फॉलो करना है डायरेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, R2 डिवाइड बाई R1, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, इट इज क्लियर। ऊपर E2, ये मिस्टेक है, ठीक है, यस बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को, बहुत ही ईजी है। R2 डिवाइड बाई R1, मुझे सिर्फ कंपेरिजन करना है कि R1 हमारा सपोज इनिशियल रेट था, R2 हमारा फाइनल रेट होगा, जो भी आएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी होता है, ठीक है।
तो इस तरह ये सारे के सारे टर्म हम लोग यहाँ पे पावर भी पूछ सकता है, सॉरी प्रेशर के बारे में भी बात की जा सकती है, तो वहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो इस टर्म को क्या करना है आपको इस तरीके से करना है। या फिर मैं दूसरा टर्म भी लिखना सिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि आर इज इक्वल टू रिएक्टेंट हमारे पास सपोज दो है, एक ए रिएक्टेंट है इसकी पावर सपोज पी आई, ठीक है, एक रिएक्टेंट बी है इसकी, अभी देखो बेटर भी क्वेश्चन समझ में और ज्यादा आएगा, फिर लिखना सीखते हैं अपन। तो कभी ऐसे क्वेश्चन है कि इतने टाइम्स इंक्रीज किया है इतने टाइम्स डिक्रीज किया है कुछ ऐसा, तो सीधा करो R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 इज इसकी पावर P, और B2 डिवाइड बाई B1 ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसकी पावर आपकी Q। ठीक है, हम इस तरीके से फॉलो करेंगे। या तो रिएक्टेंट एक होगा तो अपन इस तरीके से लिखेंगे, अगर रिएक्टेंट दो होंगे तीन होंगे तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, बहुत ही इजी सी स्टेप बता रहा हूँ, समझ में आएगा। और बैटर भी हम क्वेश्चन लेते हैं तो बैटर समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ कॉन्सेंट्रेशन को हम और भी कैसे रिलेट करेंगे देखते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। तो बैटर भी बच्चों क्वेश्चंस आ गया है, और अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन है फॉर ए हाइपोथेटिकल, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन बच्चों दे रखी है 2x प्लस बाई एंड फॉर्मेशन ऑफ सी। ये आपकी हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखी है। और फिर इसने बोला है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, x यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल, एंड y आर डबल, ठीक है, आर डबल, देन न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, then new rate of reaction will be dash dash dash, और लिखा है मैंने इसके बाद टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, ठीक है, टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करूं। क्वेश्चन बच्चों है कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, वो रिएक्शन आपके सामने ही है 2x प्लस बाई, इसको x ले लो, 2x प्लस बाई एंड फॉर्मेशन ऑफ c। फिर इसने बोला है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x एंड y आर डबल, उनको डबल कर दिया गया, ठीक है, 2 टाइम्स, देन न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, जो इनिशियल रेट है उससे जो जब हम एक्स वाई के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें चलो ऑप्शन देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 1/8, थर्ड ऑप्शन है 4, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। सॉल्व करो। इसका आंसर होगा बच्चों नन ऑफ दीज, मतलब अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। आंसर विल बी नन ऑफ दीज, इट इज करेक्ट आंसर। ना तो ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर होगा। अब सुनो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर क्या बोला गया है। मुझे बताओ क्वेश्चन में रेट आपको पता है क्या? क्वेश्चन में रेट पता है क्या? जल्दी से बताओ मुझे। क्वेश्चन में रेट के बारे में आइडिया चल रहा है आपको? पहले ये बताओ मुझे। यस यार, इट इज हाइपोथेटिकल, ऑब्वियसली वर्ड यूज किया हाइपोथेटिकल, आपने समझा ही नहीं है। यस इट इज हाइपोथेटिकल। रेट ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल ना, रेट का कोई प्रोडिक्शन ही नहीं कर सकते हैं भाई हाइपोथेटिकल के लिए। जब रेट का प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं देन हाउ कैन यू डिफाइन कि कॉन्सेंट्रेशन घटाने बढ़ाने से आपका रेट पे इफेक्ट होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला, ना 8 होगा, ना 1/8, ना 4। आंसर विल बी नॉन ऑफ दीज। समझ में आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कितना छोटा सा क्वेश्चन था, गलती करा दी मैंने आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, यही तो गलती, यही गलती आपसे होगी। चलो, गुड जॉब। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से तैयार रहना है, ठीक है, फिर से नया क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन है बच्चों, इफ रिएक्शन इज ए, बच्चों मैं पहले ही बोलता हूं मेरे क्वेश्चंस कर लेना फिजिकल के, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, इफ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सिर्फ, ठीक है, लैंग्वेज क्या लिखी है, क्या सॉल्व करना होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और फिजिकल में यही है कि फिजिकल के गिवन क्वेश्चंस में आप लैंग्वेज नहीं समझी ना, वर्ड का मीन नहीं समझा, आप आंसर कभी नहीं निकाल सकते हो, निकालोगे गलत आंसर निकालोगे, कितना भी आपको आ जाए। इफ रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप, इफ रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, देन आंसर, देन
आंसर इज, और यहाँ पे रिएक्शन आपको दी है मैंने 2x + y फॉर्मेशन ऑफ C, और स्टेप वही है पूरी की पूरी जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस की थी कि आपको कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन x का करना है डबल, x का करना है डबल, और जो बाई है उसका भी करना है बच्चों क्या, डबल। देन हमारा न्यू रेट क्या होगा, देन हमारा न्यू रेट क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज सब वही है, बस मैंने क्या चेंज किया है कि ये हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है और आपको बताना है इसका रेट। बताओ, सॉल्व करो आप, इससे गलती मत कर देना, ठीक है। यस, पहला ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है 1/8, थर्ड ऑप्शन है 4, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। बेटा नन ऑफ दीज भी बहुत बार आंसर होता है, ठीक है। अभी हुआ था देखो, 4 किया है, दीप्ति ने 4 किया, नन ऑफ दीज। अरे आप ना चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यहाँ पे 4 किया है, यस 4 आंसर किया है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो भाई, सीधी सी बात है, रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री है तो हम कुछ नहीं कर सकते यार, ठीक है। यहीं से हम निकालेंगे इसका रेट, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि x की पावर बच्चों 2 इंटू बाई कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 1। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन, बेटा कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक नहीं है ना। तो भाई मेरे क्या करना है यार, सीधा तो सॉल्व करना था, कोई कंफ्यूजन था ही नहीं इसमें। उसने क्या बोला, रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री है, रिएक्शन हमारी यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई चेंज तो करना ही नहीं है ना, बस सिंगल स्टेप रिएक्शन एक बार में ही फिनिश हो जा रही है। तो जो भी रेट होगा वो तो एक्स और बाई की जो कॉफिशिएंट है उनकी पावर लगाएंगे उस पर डिपेंड करेगा सीधा। तो सीधा उसने बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, डबल करना है, कॉन्सेंट्रेशन आपको डबल कर देना है। उसने क्या पूछा, इफ रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन देन आंसर इज, देन आंसर इज का मतलब क्या, आंसर इज का मतलब ये है कि आपने रिएक्शन को सिंगल स्टेप किया, उसका आपने डबल किया कॉन्सेंट्रेशन, और सीधा उसका न्यू रेट उसने पूछा है। कुछ कंपैरिजन करने के बारे में तो उसने किया ही नहीं है भाई। सिंगल स्टेप रिएक्शन में तो सीधा क्या करेंगे बच्चों, यार सीधा एक्स के तो रहने दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या होगा भाई, सपोज इनिशियली आपका 1 था तो सेकेंड टाइम क्या होगा भाई, इसमें डबल किया ना 2 × x हो जाएगा, तो हम 2 मान लें सीधा 2 × 1, तो यहाँ पे इसकी पावर 2, और यहाँ पे ये क्या होगा, अरे बाई भी तो डबल हुआ ना, तो बाई भी तो 2, उसकी पावर आपकी 1 रहेगी सीधा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, आंसर विल बी 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स यहाँ मिलेंगे 8 के लिए, 4 मार्क्स, 8 इज द करेक्ट आंसर, ए डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। उसने बोला है सिंगल स्टेप रिएक्शन, आंसर इस तरीके से निकालना है। उसने बोला हाइपोथेटिकल, तो आपका नन ऑफ दीज होगा। एक नए क्वेश्चन लेता हूँ, एक नए क्वेश्चन लेता हूँ तो और बेटर भी समझ में आएगा, ध्यान दो, देखो तो आप क्या मजा आता है। 2 मोल्स ऑफ NO2, यहाँ पे लेता हूं मैं 2 मोल्स ऑफ NO, और NO2 अपन बनाएंगे, चलो ठीक है। यस, ध्यान देना, 2 moles of NO, now it will combine with O2, then formation of 2 moles of NO2, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, रिएक्शन दे रखी है और इसमें रेट आपको यहाँ पे ऑलरेडी उसने लिख के दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K और NO इसकी पावर 2, और यहाँ बच्चों है O2 इसकी पावर है 1, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, प्लीज ध्यान से सॉल्व करना, गलती अब मत करना। फिर से सुनो, उसने बोला है कि इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, if volume of container is double, if volume of container is doubled, then new rate will be, then new rate will be dash dash dash, और यहां बच्चों लिखा है मैंने टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, ठीक है, इनिशियल रेट। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 1/8, सी ऑप्शन है 4, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। सॉल्व करो, निकालो, यस। अब आपने पकड़ लिया, अब आपने पकड़ लिया कि भाई क्या करना चाहिए, यही तो मैं चाह रहा था, चीजों को पकड़ना सीखो। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, के होगा, और एनओ इसकी पावर 2 होगी, और O2 होगा उसकी पावर 1 होगी। भाई कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ये तो अभी ऊपर लिखा भी था मैंने, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू बच्चों सीधा लिखूं मैं के,
तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ इसकी पावर 2, ये भी 1/2 इसकी पावर 1। अरे बच्चों कितना तो आसान था, 1/8 इज आंसर, हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन था? इतना बड़ा क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। यस, करेक्ट आंसर। अब इसके बाद यस थोड़ा और इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें नया टर्म। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब यहां से हम बात करेंगे रेट लॉ से, प्लीज ध्यान देना। हम लोग बच्चों ऑर्डर को भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अभी तक ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, ऑर्डर के बारे में कोई बात नहीं करी अभी हमने। अब ऑर्डर को लेके आने वाले हैं, ऑर्डर के साथ रेट लॉ को हम कैसे रिलेट करते हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हेडिंग डालें अपन यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं बहुत जगह ओ आर लिखूंगा, ओ आर का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना बच्चों, इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल सम, total sum of power of concentration, power of concentration in rate law, in rate law is called order of reaction, yeah, is called order of reaction। like एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी मैंने, सपोज N1A प्लस N2B फॉर्मेशन ऑफ C, ये आपका रिएक्शन है। तो बताओ यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? तो R इक्वल टू हो जाएगा K, A की पावर क्या होगी N1। क्या N1 लिखूं मैं? क्या N1 लिखूं? नहीं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो वैल्यूज आएगी ना A की पावर में, वो इक्वल हो सकती है, राइट, इट इज एनी वैल्यू। यस, यही तो मैं चाह रहा था, यस इट इज एनी वैल्यू। वो N1 हो सकता है, वो आपका PQ हो सकता है, वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज यस एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं P लिख दूं और यहाँ पे मैं B है इसकी पावर में Q लिख दूं, करेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर बच्चों इसका हो जाएगा P प्लस Q, ऑर्डर इज इक्वल टू P प्लस Q। समझ में आ गया? हम लोग अभी बात करेंगे इसकी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर। क्या इतनी बात सभी क्लियर हुई? बिल्कुल समझ में आ गया। चलो यहां से लेते हैं इसके फर्स्ट केस। फर्स्ट बच्चों लिया मैंने 2A प्लस बी, नाउ फॉर्मेशन ऑफ C। तो रेट में क्या लिखूं? रेट इज इक्वल टू K। ये तो आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कि रेट कांस्टेंट हो गया, इसकी पावर A की पावर मान लिया मैंने सपोज 1, B की पावर दिया है आपको B। ध्यान दो न्यूमेरिकल के अंदर क्या दे रखा है, ये पूरा एक केस ले रहा हूँ, पहला केस क्वेश्चन के अंदर ये रिएक्शन दे रखी है और उसके इसका रेट दे रखा है R इज इक्वल टू K, A की पावर 1 और B आपको यहाँ पे 1 आप ऑब्वियसली मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसका रेट ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर? व्हाट इज द ऑर्डर? बताओ भाई जल्दी से, ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यस इट इज ए 1, यहाँ पे भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो आंसर विल बी 2। 2 जो ऑर्डर होगा ना, ये होगा बच्चों क्या, 2 जो ऑर्डर होगा वो कंप्लीट होगा, है ना, वो कंप्लीट रिएक्शन का होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बच्चों क्या दिख रहा है, उसकी पावर यस 1 हो जाएगा। मैं पूछूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो भी उसका आंसर 1 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक केस और लेते हैं, ध्यान दो, सेकंड केस। सेकंड केस मैंने सपोज कुछ इस तरीके से लिया कि रिएक्शन लिखी मैंने 2A प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ C। ध्यान देना, मैं इसका जरा रेट क्वेश्चन में लिख के देता हूँ। R इज इक्वल टू रेट आपको लिखा मिलेगा इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, और A की पावर उसने 2 दे रखी है, B की पावर बच्चों उसने -1 दे रखा है, ठीक है। अब बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बेटा हो जाएगा 2 - 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? भाई एडिशन ही तो रहेगा ना, तो सीधा आंसर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। पूरा ओवरऑल अगर मैं पूछूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो फिर आंसर -1। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर आपका 2। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ काम करेंगे और डेफिनेटली देखना आप क्वेश्चन किस तरीके से कर पाओगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, आपको बताया मैंने जो ऑर्डर है वो हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, एनी वैल्यू हो सकता है, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल। समझ में आ रहा है? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, और ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर, हम बोल सकते हैं एनी वैल्यू आपकी डिफाइन हो सकती है। इट इज करेक्ट? सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन स्टार्ट करें।
चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझ में आएगा आपको। रिएक्शन बच्चों दे रखी है ए से बी, और फिर इसने बोला है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है वो बेटा किया गया है डबल, concentration of A is doubled, then rate is increased to 8 times, 8 times, प्लीज ध्यान दो, 8 times, ठीक है। then order of reaction क्या होगा, सॉल्व करो। R2 डिवाइड बाई R1 कर लें, तो इनिशियली आपको मैंने बताया था, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या होगा, सीधा इक्वेशन लिखो बेटा, सॉल्यूशन पे आते हैं। R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू हो जाएगा K, ओके, और A की पावर बच्चों क्या हो जाएगा N, मुझे नहीं पता बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्वियसली। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ ना कि इतने टाइम्स इंक्रीज इतने डिक्रीज, तो R2 डिवाइड बाई R1, और ये वही ट्रिक जो भी बताई थी, A2 डिवाइड बाई A1, बस इसकी पावर N, फॉलो कर लो। तो भाई R2 बाई R1 कितना है, रेट में क्या इफेक्ट पड़ा, 8 टाइम्स हो गया, सब कुछ बंद था तो वो 8 टाइम्स हो गया, तो समझ में आ गया ना। तो मैं क्या करूं, जल्दी से बताओ, यस प्लीज, क्या करूं मैं, R2 बाई R1 की जगह बच्चों मैं 8 लिख दूं, अरे R2 बाई R1 की जगह मैं 8 लिख लूं, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, हाँ इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसने बोला है ए को मैंने डबल कर रखा है, तो डबल कर रखा है तो 2 की पावर n, अरे सीधा हो गया भाई, n तो रहेगा, n कोई नंबर है, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, हो गया ना। अब इस क्या कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n आपको दिख रहा है, नाउ यू हैव टू कंपेयर पावर, तो आंसर n इज इक्वल टू 3, तो कोई कंफ्यूजन, तो रेट लो अकॉर्डिंग बेटा हमारी सही इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई r, यहाँ पे k, r इज इक्वल टू k, a की पावर 3, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था, इजी क्वेश्चन था, इजी लगा होगा, अभी गलती करोगे, मुझे आता है फंसाना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देता हूं फिर से, यहां से a से b है, चलो ट्राई करो। इफ concentration of capital A is increase to 100 times, then rate increase to 10 times, then order of reaction, सॉल्व करो इसे, क्या आंसर होगा 1/2 होगा। कितनी स्मार्टली कर रहे हो सीरियसली यार, आप तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, क्या कमाल का काम कर रहे हो, ब्रिलियंट। के ए की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, मुझे नहीं पता, इट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, इसको लेके यहाँ बताया मैंने। तो ट्रिक तो पता है ना, ट्रिक R2 बाई R1 इज इक्वल टू A2 बाई A1, और उसकी पावर बच्चों क्या हो जाएगी n, बस। तो R2 बाई R1 बच्चों कितना हुआ है 10 टाइम्स, बस 10 लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर आ जाओ जरा, A2 बाई A1 बच्चों यहाँ पे क्या उसने बोला 100 टाइम्स, है ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं 100, इसकी पावर में क्या कर दूं n, कोई कंफ्यूजन। तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और उसकी पावर n, कोई कंफ्यूजन बताओ जरा। 100 को लिख सकता हूँ ना अपन इस तरीके से, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 की पावर 2 इंटू एन करेंगे 2n हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बस या तो यहाँ पे 10 सेम हो गए हैं, तो आप बेस ऊपर पावर पे आ जाओ, तो पावर करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 1, कंपेरिजन सीधा n की वैल्यू 1/2। कितने बच्चों को बात समझ में आई, इससे घटिया क्वेश्चन कुछ और नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, नहीं नहीं हो सकता है, सीरियसली नहीं हो सकता। लेकिन अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, और रिवीजन पर्पज से भी वो इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम देने जाना रिवाइज करके जाना उसको, ठीक है। क्वेश्चन है, ए कॉफिशिएंट है स्मॉल ए, और बी एक कैपिटल ए आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से बी स्मॉल बी, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ है सी, ये रिएक्शन है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर डबल, ठीक है, दोनों को डबल किया गया है, देन रेट इंक्रीज टू 8 टाइम्स, रेट बच्चों इंक्रीज किया है 8 टाइम्स। फिर उसने बोला है कि इफ concentration of B alone increases to 3 times,
then rate increases to 9 times, 9 times, then rate law, then rate law. ठीक है, सॉल्व करो, निकालो आंसर। देखो अभी क्या करना था यार। समझो यहाँ पे क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू, सोल्यूशन लेते हैं, r इज इक्वल टू के, a की पावर क्या p, मुझे नहीं पता क्या है, और b की पावर बच्चों q। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। मुझे इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात किया गया तो r2 बाई r1 को फॉलो कर लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ से a2 बाई a1, कॉन्स्टेंट से कोई मतलब है नहीं तो उसको जाने दो। ठीक है, यहाँ पे p लिखो या ना लिखो, यहाँ पे b2 डिवाइड बाई b1 और इसकी पावर q, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 टाइम्स के बारे में बात की गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8। इधर आ जाओ, यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी p, और ये b के बारे में बात तो इसकी पावर भी हो जाएगी q। अब सीधा इसे कंपेरिजन ही तो करना था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 8 को 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, बेस दोनों के सेम है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी p प्लस q। ये तो पता होगा ना, अरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी छोटी सी है, ये बात पता है सभी को, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका p प्लस q दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ से समझ में आ गया। तो हमारा ऑर्डर तो बच्चों क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ से हमारा जो ऑर्डर है वो तो हमारा 3 आ गया, तो बहुत से बच्चों ने आंसर निकाला था। ठीक है, ये इसी तरीके से निकाला भी होगा। अच्छा, दूसरा बच्चों यहाँ पे एलोन के साथ बात की गई है तो उसको जरा बात करते हैं। तो R2 डिवाइड बाई R1, देखो मुझे क्या हो रहा है, मुझे इक्वेशन पता चल गई है ना, और पी और क्यू में से अगर मुझे एक वैल्यू पता चल जाएगी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक पता चलेगी, उसको उठा के मैं यहाँ पे पावर में लिख दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए वहां पे डाटा क्या दे रखा है, एलोन के साथ, या तो बी के साथ बोलता है फिर ए के साथ बोलता है। तो बी और ए के साथ बोलने का मतलब क्या, बी की वैल्यू निकल के आएगी तो फिर ए की वैल्यू निकल के आएगी, और वहां से पावर निकल गई, उसको यहाँ से हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या आपको लैंग्वेज समझ में आई? तो यस, बी को लेके बात करते हैं। तो b2 बाई b1, और क्वेश्चन को समझा करो है ना, इसकी पावर q थी तो इसकी वैल्यू क्या हो रही थी 9 टाइम्स, यहाँ पे 3, इसकी पावर q। तो मैं क्या करूं, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो q सीधा कितना आ गया, 2 आ गया। q तो 2 आ गया, q अगर 2 आ गया तो p की वैल्यू कितनी, q अगर 2 आ गया तो p की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। तो हमारा रेट लो यहाँ से ये दिख रहा है, ये कन्वर्ट होकर क्या दिखेगा, r इज इक्वल टू के, a की पावर बच्चों 1 और b की पावर 2। कितने बच्चों को बात समझ में आई, ये बात बच्चों समझ में आई क्या? अच्छा क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन इसमें? यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, यस, a प्लस 2b प्लस c फॉर्मेशन ऑफ d। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, ये रिवीजन जब भी करना है एग्जाम देने से पहले उसको आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा। इन above reaction, in above reaction, if concentration of a, if concentration of capital A alone, ठीक है, increases to 6.25 times, 6.25 times, then rate of, then rate, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, rate increases, then rate increases to 2.5 times, 2.5 टाइम्स। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे हिंट करा है कि एलोन, फुल स्टॉप करके, एलोन concentration of B increases to 3 times, 3 times, rate becomes, rate हो गया बच्चों 1/9 टाइम्स, रेट becomes 1/9 टाइम्स। ठीक है, तो लास्ट में है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, ये भी उसने बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। देन रेट लॉ, देन रेट लॉ क्या होगा, चलो तो देखो बच्चों सॉल्यूशन पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो यहाँ से रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू होगा कि, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो वट एवर आप कुछ भी लिखो, इसके ऊपर पी लिख लो, है ना, आप अपना नाम लिख लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यू
है ना, सी के ऊपर लिख लो एन, एल एम एन, वट एवर, जो भी आपको अच्छा लगता है, पसंदीदा आपको वर्ड लगता हो, है ना, जो भी आपका होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है, वो आप लिख लेना। तो बच्चों यहाँ पे आते हैं, तो ये R2 डिवाइड बाई R1 पहले इक्वेशन के साथ, L1 के साथ A2 बाई A1, कोई कंफ्यूजन? इसकी पावर P लिख ली, जो P दिख रही है ना वो लिख लिया मैंने। तो इसके बारे में बेटा क्या बोला कि ये 2.5 टाइम्स, इसके बारे में बोला है 6.25 टाइम्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। और 6.25 बेटा ये दिखता है 25 इंटू 25, आपको पता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.5 की पावर 2, और इसकी पावर क्या है P, और इधर दिख रहा है 2.5 इसकी पावर 1, कंपेरिजन करना इजी है। तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा P इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। अच्छा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड बच्चों है आपका नेक्स्ट स्टेप थी R2 बाई R1 B के साथ था, तो B2 डिवाइड बाई B1, और यहाँ पे लिया मैंने Q, यहाँ पे Q दे रखा है, Q ले लिया मैंने, एक तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/9 होगा, आपने क्वेश्चन देखा 1/9, और यहाँ पे ये 3 इसकी पावर Q। अब सिर्फ कंपेयर करो और यहाँ से आपकी Q की वैल्यू कितनी आएगी। तो बेटा ये हो गया आपका इधर से 1 डिवाइड बाई 3 इसकी पावर 2, 1/9 को लिखा है, इक्वल टू 3 की पावर लिखी है मैंने Q, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा 3 की पावर -2 हो जाएगा, 3 की पावर -2 इक्वल टू 3 की पावर Q, तो Q इक्वल टू -2 सीधा आ गया यहाँ से। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। और लास्ट उसने बोला था कि इंडिपेंडेंट है, तो रेट सी की पावर क्या है, 0, 0 का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट। समझ में आता है कि ना आता है, इट इज इंडिपेंडेंट, प्लीज समझो मतलब, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर 0, तो रेट हमारा फाइनल क्या हो जाएगा भाई, पी की जगह वैल्यू क्या पुट करूं, ये 1/2, तो पी की जगह 1/2 पुट कर देना, क्यू की जगह बच्चों कितना पुट करूं मैं, -2 पुट कर देना, एन की जगह आप 0 पुट कर देना, हो गया हमारा ऑर्डर। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, इजी। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रेट कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की बच्चों बात करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल की, ठीक है। और रेट कांस्टेंट बेटा यहाँ से हम देखते हैं, तो रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने वेलोसिटी, ठीक है, फिजिक्स के टर्म में बात करते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो अब सुनना बच्चों ध्यान से, संदेश प्लीज आप सुनना ध्यान से। यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इसका नाम सुन लो ध्यान से, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। रेट कांस्टेंट को बहुत बार अदर अदर डिफरेंट बुक्स के अंदर या प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इसको वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला गया है, संदेश, ठीक है। सेकंड यूनिवर्स था, फर्स्ट ऑर्डर वाला केस बन रहा था, ठीक है ना, या सीनोड के साथ, इसका एक नाम और होता है स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर, समझ में आया बच्चों, ठीक है। ये सब इसके नाम है, नाम पता है तो काम हो जाएगा, ठीक है। नाम पता है तो काम हो जाएगा, नाम पता नहीं है तो काम फिर नहीं होने वाला। ये सब के बारे में होता नहीं, एक बच्चे का नाम बहुत सारा होता है, वही तो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे बच्चों लिखा है मैंने n/a प्लस n/b, नाउ फॉर्मेशन ऑफ p, एक ये सिंपल सी रिएक्शन लिखी है मैंने, तो r इक्वल टू हो जाएगा कि a की पावर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक्सपेरिमेंटल है तो a की पावर आपकी p हो सकती है, b की पावर हमारी q होगी। और नॉर्मली आप इसी को फॉलो करना, जब भी कभी क्वेश्चंस आते हैं आपको, कभी भी आप सॉल्व करने बैठो, तो k इक्वल टू बच्चों क्या, भाई के की भी तो मैं निकाल सकता हूँ, के इक्वल टू क्या, तो आर डिवाइड बाई, इसके नीचे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर पी। ये सब लिखने के तरीके हैं अपने, आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस टर्म को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, बस मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, समझ में आ गया के को निकालने के तरीके। नाउ कम्स डेफिनेशन, तो के की हमारी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बच्चों ये बोलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन आर। बेटा रेट कांस्टेंट कब होगा, कब होगा, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों यूनिटी हो जाए, यूनिटी मतलब 1 हो जाए, ठीक है। जब इनके कॉन्सेंट्रेशन बच्चों यूनिटी हो जाएंगे ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन, तो उस समय आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, इट इज क्लियर, सभी क्लियर हो गया। अब आए बच्चों हम लोग यहाँ पे बिल्कुल, अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। और बच्चों ध्यान देना, इंटीग्रेशन वाली आपके जो है ना, वो अभी टर्म आएंगे बाद में, है ना, रेट लॉ के साथ। तो देखो आपको पता है कि जो यूनिट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड बच्चों किस पे करता है, अरे के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पे, प्लीज पहले आप ध्यान दो, के डिपेंड करेगा बच्चों, के आपका डिपेंड करता है, ठीक है, किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर। तो हम बात करें पहले जीरो ऑर्डर,
हम सबसे पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर को लेकर, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब तो आपको पता है कि भाई रिएक्टेंट की पावर जीरो, तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं के जीरो, और यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उसकी पावर जीरो, ठीक है। तो रेट, रेट का बेटा, रेट का यूनिट क्या होता है बताओ, मैं लिखूं मोलरिटी पर सेकेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं, इज इक्वल टू, ये टर्म तो बच्चों जीरो पावर है तो वो तो वन, वो तो खत्म ही हो गया, से हटा दो यहाँ से, तो क्या बचा सिर्फ के जीरो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मोलरिटी को मोल पर लीटर बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैं क्या लिखूं इसे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के जीरो इज इक्वल टू मोल, और बच्चों लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया जीरो ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से बच्चों हम फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो रेट क्या होगा, आर इज इक्वल टू के वन, और आर जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। तो जरा निकालो यहाँ पे, इसका तो यूनिट आपको पता ही है क्या होगा, मोल सेकेंड इनवर्स, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, राइट, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखा है, तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, अरे इधर कैंसिल होगा मोलरिटी के साथ, तो क्या बचेगा, तो केवन बचेगा सेकेंड इनवर्स, K1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड इनवर्स बचेगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स, K1 इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, हावर्स इनवर्स, डे इनवर्स, मिनट इनवर्स, क्या क्या इनवर्स, ये सब टाइम के ऊपर है, ठीक है। तो आपको याद होगा संदेश, सेकंड इनवर्स था, चीजें याद आ रही होंगी पिछले वाली जो क्वेश्चन था। यस, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उसकी पावर टू, कॉन्सेंट्रेशन की पावर टू, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा के टू, और यहाँ पे होगा कॉन्सेंट्रेशन इसकी पावर टू, और इस टर्म में हम लिख सकते हैं इट इज ए मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, इजी है बच्चों, ठीक है। यहाँ से आपका के टू, और कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो आपका एम इसकी पावर टू, निकालो बच्चों क्या आ जाएगा। तो यहाँ से के टू निकालते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टर्म है, के टू इक्वल टू हो जाएगा आपका मोलरिटी इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स बचेगा, ठीक है, ये पावर में टू है ना, ये पावर में एक ही है, तो ये बचेगा आपका मोलरिटी इनवर्स और आपका यहाँ से सेकेंड इनवर्स, ये बचेगा, ठीक है। और इसको अगर बेटर वे में लिखो मोल्स के साथ तो क्या होगा, के टू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स होगा, और क्या होगा, यस, सेकेंड तो इनवर्स रहेगा ही, लीटर क्या होगा, मोल पर लीटर होता है ना, तो लीटर की वैल्यू क्या होगी, उसकी पावर माइनस में नहीं होगी, वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, लीटर लीटर प्लस में हो जाएगा, मोल आपका यहाँ पे माइनस में रहेगा, माइनस वन इसकी पावर, लीटर आपका प्लस में रहेगा, और लास्ट में आपका वो सेकेंड है वो तो इनवर्स में ही रहेगा, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी यूनिट, करेक्ट है, बिल्कुल सही विघ्नेश, यस। अगर nth ऑर्डर के साथ बात की जाए, सपोज इफ इट इज nth ऑर्डर, अगर मैं बात करूं, अगर ये nth ऑर्डर के साथ बात कर रहा है, तो हमारे के का यूनिट क्या होगा, तो फिर आर इक्वल टू हो जाएगा के एन, और यहाँ पे आपका होगा कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर एन, भाई nth ऑर्डर तो एन पावर आ जाएगी, जरा इसको तो हम लिख ही सकते हैं क्या, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, इनवर्स आपका अंदर होगा सेकेंड के साथ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका के एन ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये मोलरिटी होगा, उसकी पावर आपका एन होगा, तो जरा बेटा के एन की वैल्यू निकालो सीधा, तो के एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका मोलरिटी उसकी पावर वन माइनस एन, सिंपल कैलकुलेशन है, आप देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, समझ में आ गया, नाउ दिस इज सेकेंड इनवर्स। आप मोलरिटी को और मॉडिफाई कर सकते हो, तो मोल की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, और जो लीटर होगा उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर हो, यहाँ देखो, इसकी देखो, इसको अगर ओपन करोगे तो यहाँ से हो जाएगा मोल, इसकी पावर हो जाएगी, मोल की पावर क्या होगी, वन माइनस एन, वन माइनस एन होगी, और लीटर की पावर क्या होगी, वो एन माइनस वन हो जाएगी, ठीक है, और लास्ट में रहेगा सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया सभी को?